चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री का आधुनिक भारत का एक क्लास देखेंगे जिसमें भारत की यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है। भारत में जौन जौन कंपनी आया था भारत में यूरोपीय कंपनी, उसके बारे में हम लोग अच्छे लेवल से तैयारी करेंगे ताकि किसी भी तरह का एग्ज़ाम कंपटीशन होता है तो आधुनिक भारत से, इस सेक्टर से, इस क्लास से आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वैसे अगर बीपीएससी जो परमानेंट टीचर का बहाली चल रहा है उसमें भी दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित और ख़ास करके उसको जोड़ देना है, और ख़ास से आपको पहला से लेकर के 10वां तक का एससीईआरटी का बुक, तो पहला से क्या पढ़िएगा लेकिन 5वां से आप 10वें तक का अगर करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। 7 का क्लास का डाला गया है, 6 का भी डाला गया है, 8 का भी डाला गया है। तो आप अगर नया हैं चैनल पे तो आप पहले जा करके प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। सबका एससीईआरटी डाला जा रहा है सॉल्यूशन वाइज सॉल्यूशन। तो 8 क्लास का हिस्ट्री का आज हम बुक लिए हैं, उसमें हम एक चैप्टर देखें, कब, कहाँ और कैसे। तो ये जो चैप्टर है ना, ये जो हम बताएं कि भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, इसी से संबंधित है। तो इसमें सिर्फ पुर्तगाल के बारे में दिया हुआ है। ये जो चैप्टर है 8 क्लास का, इसमें पुर्तगाल के बारे में दिया हुआ है और ब्रिटिश के बारे में दिया हुआ है, बाकी सब के बारे में नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग क्या करना है, क्योंकि हमारा जो टीचर का ये है सिलेबस है, उसमें साफ आपको एक शब्दों में कहा जा रहा है कि एससीईआरटी को आप पैटर्न बनाइए, उसी के रिगार्डिंग आप तैयारी कीजिए। तो एससीईआरटी से आप क्वेश्चन का सिलेक्शन उठाइए कि हाँ आपका कौन कौन से टॉपिक से छूने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन में आने वाला है। तो वो क्वेश्चन आने वाला आपको कहाँ से पता चलेगा, तो एससीईआरटी का जो कंटेंट है उसी से पता चलेगा। तो कब, कहाँ और कैसे, ये अगर आप बुक को, एससीईआरटी बुक को आप पढ़िएगा तो इसमें आपको यही बताया गया है कि भारत की खोज, अमेरिका की खोज, ये सब आप मतलब समुद्री रास्ता की खोज, ये सब के बारे में जिक्र है। तो ये जो चैप्टर है आपको पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, इस चैप्टर का तो हम लोग सारांश करेंगे ही करेंगे, साथ में हम लोग क्या करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, ये तो चैप्टर का सारांश यहाँ तक हो गया। अब हमारे द्वारा कुछ नोट्स बनाया गया है, उसको आप कर लीजिएगा तो आपको इस टॉपिक से, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन से रिलेटेड, आप अच्छे लेवल के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कब, कहाँ और कैसे, 8 क्लास का हिस्ट्री का पहला क्लास है। पुनर्जागरण का शुरुआत होता है, जैसे कि आप क्या बात होता है ना, पुनर्जागरण से हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि एक पार्ट था यूरोप का, इधर है, और भारत यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यूरोप से समुद्री रास्ता से आते हुए तो ऐसे पहले नहीं आते थे लोग। पहले क्या करते थे, पहले भी व्यापार होता था यूरोप के साथ और यूरोप और भारत के साथ में, लेकिन बीच में हम लोग स्थल मार्ग के सहायते जाते थे। कैसे जाते थे, स्थल मार्ग के सहारे, जिसके कारण बीच में जो अरब क्षेत्र था, यहाँ पे बिचौलिया जो व्यापारी से बहुत ज़्यादा कर लेते थे सामान आयात और निर्यात करने के लिए, जिसके वजह से काफ़ी यूरोप वासियों को, यहाँ यूरोप हो गया और यहाँ भारत, मतलब एशिया भी बोल सकते हैं, एशिया के क्षेत्र ही मतलब व्यापार के लिए ज़्यादा ये था, क्योंकि यहाँ भी आबादी शुरू से ही ज़्यादा रहा था। और हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता बहुत पहले से थी। फिर भी यूरोप से जब एंसेंट टाइम में, जब हमारा एंसेंट टाइम में नहीं, मेडिवल टाइम में जब हमारा व्यापार होता था, तो उस समय का जो क्या था कि अरब हमारा मुख्य योगदान व्यापार में करता था, अरब क्षेत्र। तो उस समय क्या हुआ कि एक जगह अरब में कस्तुनतुनिया के लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं आपको अच्छे से। हाँ देखिए, ये क्या था ना कि भारत के बीच में क्या था कि अरब वाला क्षेत्र मेडिवल पीरियड में, मध्यकालीन भारत के वाले पीरियड में व्यापार के लिए स्थल मार्ग का उपयोग करते थे। तो जो कस्तुनतुनिया, जो 1453 पर क्या होता है कि तुर्की का आक्रमण कस्तुनतुनिया पर होता है, इस क्षेत्र पर। तो वहाँ पे जो व्यापारी लोग थे वो त्रस्त हो जाते हैं और यहाँ पे लूटपाट का ज़्यादा सिलसिला प्रारंभ हो जाता है।
तो भारत के व्यापारी और यूरोप के जो खरीदार होते थे, या जो भी बोल सकते हैं, व्यापारी भी बोल सकते हैं, तो ये आपस लोग का संपर्क टूट गया जब तुर्की आक्रमण करता है कस्तुनतुनिया पर 1453 में। तब यहाँ से व्यापार हमारा टूटता है 1453 में, और कुछ सालों तक टूटता है, कुछ सालों नहीं कुछ दशकों तक टूटता है, 20-25 साल तक टूट जाता है। होता है बहुत, लेकिन महंगा कॉस्टली सौदा होता है, इस वजह से उतना प्रचलन में नहीं था। तो यूरोप वासियों का एक पुनर्जागरण का होड़ था कि अब हम लोग पुनर्जागरण करते हैं और कुछ खोज करते हैं, क्योंकि यूरोप वासी बहुत खोज में अभी तो नहीं, अभी तो भारत भी हमारा आगे हो गया है सभी चीज़ में, लेकिन यूरोप में क्या था ना कि लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि देखते हैं कि अब हमारा कौन सा रास्ता जो होगा सुगम, सरल और ज़्यादा मुनाफा वाला होगा। तो उन लोग स्थल मार्ग से न होकर के क्या करते हैं, भारत में पहुँचने के लिए उन लोग का एक नया ये हुआ कि पहले हम लोग चलते हैं समुद्री मार्ग का खोज करते हैं। तो सबसे पहले 1492 में, आप याद करिए 1492 में हम बताते जा रहे हैं, एक कोलंबस नाम करके व्यक्ति ने क्या किया कि समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए, भारत के समुद्री मार्ग को खोज करने के लिए निकला, बट उसको डायरेक्शन नहीं पता, दिशा का ज्ञान नहीं हुआ था, या नहीं फॉलो की वजह से वो उसको आना था ईस्ट में और चला गया वो वेस्ट में। तो चला जाता है और वो अमेरिका की खोज कर देता है, ठीक है ना। तो अमेरिका की खोज किसने किया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वो आपको आ जाएगा, जो 8 क्लास का ऊपर हम समरी लिए हैं उसको थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम समरी पे भी नहीं गए। और वही 6 साल बाद 1498 में यूरोपवासी, पुर्तगालवासी वास्को डी गामा ने अफ्रीका होते हुए भारत के समुद्री मार्ग केरल के कालीकट पे पहुंचता है। तो इस समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा में 1498 में कर दिया। तो 2 समुद्री मार्ग, एक अमेरिका जाने वाला और एक भारत आने वाला। तो अमेरिका तो गलती से कोलंबस निकला था कहाँ? भारत की खोज में, बट दिशा का ज्ञान न होने की वजह से वो कहाँ पहुंच जाता है? अमेरिका पहुंच जाता है, ठीक है। तो उसी क्रम में हम लोग देखेंगे सारा चीज़। तो आइए हम लोग जो SCERT का जो है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कहता है वहाँ पे सारांश के तौर पे। पुनर्जागरण क्या है? तो आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सर्वप्रथम यूरोप में हुई। 15वीं सदी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ। हम बताएं आपको कि आंदोलन आरंभ हुआ वही जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। पुनर्जागरण के फलस्वरूप लोग जागरूक हुए, वैज्ञानिक पद्धति का प्रचार प्रसार हुआ, प्रश्न पूछना, शासकों के ऊपर आवाज उठाना, अंधविश्वास पर आवाज उठाना, व्यापार संबंधों से दुनिया भ्रमण करना, ये सब पुनर्जागरण के तौर पे यूरोप में प्रचलन में शामिल हुआ। तो जब इस प्रकार से हुआ, लोग जागरूक होते हैं तो क्या करेंगे? जागरूक लोग खोज करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये स्पेन के नाविक कोलंबस ने 1492 में अमेरिका महाद्वीप की खोज कर दिया। पुर्तगाल के नाविक 1498 में भारत यूरोप समुद्री मार्ग की खोज की है, ठीक है। तो आपको जो हम बता दिए मैप के माध्यम से। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन ये बना है। उसके बाद खोज का एक परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देशों का इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। यहाँ सबसे पहले खोज का मेन क्या था कि कस्तुनतुनिया पे आक्रमण जब होता है 1453 में, तो वहाँ पे हमारा व्यापार यूरोप के साथ संपर्क टूट जाता है कुछ सालों तक। तो वही लोग क्या करते हैं कि अपना नया रास्ता आजमाते हैं और भारत के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। और वो स्थापित का केंद्र था अफ्रीका के रास्ते होते हुए हमारे भारत की सीमा पे पहुंचे थे, ठीक है। हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी देख ले रहे हैं जो SCERT में है। तो 5 मिनट हम लोग SCERT पे टाइम देते हैं, उसके बाद 20 से 25 मिनट हम लोग जो कंटेंट मेरे द्वारा तैयार किया गया उस पर देखेंगे। उस पर आपको सारा सन ईस्वी सारा है। SCERT में आपको ज़्यादा सन ईस्वी नहीं दिया गया, डिटेल में नहीं दिया गया है, और बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन हम जो कम दिया हुआ है उसको भी पूरा कर दिए हैं। इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति होता है जब खोज हो गया, संपर्क स्थापित हो गया, तो पूंजीवाद होगा और औद्योगिक क्रांति होगा। जो पूंजीवाद होंगे वही व्यापार में बने रहेंगे, और जो जिनके पास पूंजी नहीं रहेगा वो व्यापार कहाँ से कर पाएंगे, और वही लोग क्या करेंगे? औद्योगिक क्रांति करेंगे।
15वीं सदी के अंत में एक नई सामाजिक आधार व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद का जन्म कब होता है? तो 15वीं सदी के अंत में। वही 1498 हुआ ना, तो क्या हुआ? अंत ही तो हुआ 15वीं शताब्दी का। पूंजीवाद की मुख्य विशेषता क्या थी कि पूंजीपतियों और श्रमिकों दो नए वर्गों का उदय हो गया, जिसमें उत्पादित वस्तु के मालिक होते थे पूंजीपति और वेतनभोगी। ये जो पूंजीपति थे कुछ कर्मचारी रखते थे, उसको वेतनभोगी या श्रमिक बोला जाता था। तो यही दो गुट में दो नए वर्ग का उदय हुआ, किसके फलस्वरूप? पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप। पूंजीवाद के विकास से मशीनीकरण की प्रक्रिया इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ। तो सबसे पहले मशीनरी प्रक्रिया इंग्लैंड में ही शुरू हुआ, धीरे धीरे यह अन्य देशों में भी फैल गया, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। और मशीनी प्रक्रिया फैलने की वजह से श्रमिकों का जरूरत कम पड़ा और ये बेरोजगारी का समस्या यहीं से शुरू होती है। अब है अगला टॉपिक था SCERT का, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। जैसे देखिए हम आपको इसलिए इसको करवा दे रहे हैं, आपका यहाँ तक है बस इस पेज तक। उसके बाद जो हम लिए हैं ना, एक कंटेंट आपके लिए हर लाइन में एक का क्वेश्चन समाहित है, हर लाइन में आपको एक का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो 4 पेज हम लिए हैं खुद से बना करके, हैंड रिटन जो नोट्स मेरा है वो SCERT से नहीं है, बहुत सारा बुक का ये कंपाइलेशन है। तो आप इसको देखिएगा तो आपका पूरा, पहले एक पेज हम लोग का बचा जो है SCERT का, उसको करते हैं। औद्योगिक क्रांति का जन्म होता है तो फिर उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से एक टॉपिक है। इसमें क्या है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उद्योगों की स्थापना तथा वस्तुओं का काफी तेजी उत्पादन होने लगा। ठीक है, औद्योगिक क्रांति होगा तो क्या होगा? तेजी से वस्तुओं का उत्पादन होगा। अब इस उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की जरूरत पड़ने लगी। वस्तु होगा तो उसको हम क्या करेंगे? घर पे थोड़ी रख के सड़ाएंगे, उसको बेचेंगे। बेचेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पूंजी मिलेगा। तो यही व्यापार कहलाएगा। तो बाजार की जरूरत हुई थी तथा वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता भी पड़ने लगी। सही बात है, जब उद्योग आप लगाइएगा तो आपको क्या होगा कि जो आप उद्योग से उत्पादित वस्तु है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसको बाजार तक अच्छे से पहुंचाया जाए और ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया जाए। और जो वस्तु आप तैयार कर रहे हैं उसको तैयार करने में जो मटेरियल का यूज हो रहा है उसी को कच्चा माल कहते हैं, उस कच्चे माल की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों जरूरतों ने यूरोप को बाहरी देशों में पैर फैलाने का मजबूर कर दिया। अच्छे से समझिए, इसके बाद आप अच्छे से पकड़ में आएगा कि क्यों हमारे यहाँ ब्रिटेन की कंपनी आती है, क्यों हमारे यहाँ फ्रांसीसी कंपनी आती है, पुर्तगाली लोग क्यों आते हैं, तो क्यों शासन यहाँ फिर करने लगते हैं। तो यहीं से उसका जड़ है, इसको आप समझिएगा। क्या था रीजन यही था कि लोग औद्योगिक क्रांति जब होता है तो उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक ले जाने बेचने में के लिए तत्पर होते हैं, उसकी जरूरत होता है। और वस्तु को तैयार करने के लिए कच्चे माल का जरूरत होता है, जिसके लिए यूरोप में कच्चा माल बहुत कम है। मान लीजिए कि जो उद्योग लगाएंगे तो उसके लिए कच्चा माल अगर वहाँ नहीं रहेगा तो आपको कहीं से लाना ही पड़ेगा, नहीं तो उद्योग क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि यूरोपवासी बाहरी देशों में पैर फैलाने पर मजबूर हो गए। तत्पश्चात यूरोपवासी दूसरे देशों पर कब्जा करने लगे, वहाँ जाते थे, व्यापार फैलाते थे। मतलब वही था कि पहले व्यापार के लिए अनुमति लेते थे, जब घुस जाते थे तो बैठते थे, उसके बाद पैर फैलाते थे, उसके बाद वो लेट जाते थे और लेट करके फिर उस पर कब्जा कर लेते थे। तो ये परंपरा था। ठीक है, तत्पश्चात यूरोपवासी दूसरे देशों पर कब्जा करने लगे, जहां वे उन देशों की अर्थव्यवस्था पर काबू करके सस्ते दामों में कच्चा माल ले लेते और उत्पादित वस्तु को वहां के बाजार में बेच देते। इससे साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो समझ रहे हैं ना, साम्राज्यवादी किसे कहते हैं, उपनिवेश किसे कहते हैं, पुनर्जन्म किसे कहते हैं, औद्योगिक क्रांति क्या है। तो सब का डिटेल हम थोड़ा हम आपको डिटेल SCERT के थ्रू हम करवाए हैं, तो आपको इससे अच्छे से समझने में मतलब हेल्प होगा। समाजवादी व्यवस्था की शुरुआत होने का परिणाम क्या निकलता है कि 18वीं सदी में उत्तरार्ध कहने का मतलब उसका अंत, मतलब 18वीं सदी के अंत में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देश औद्योगिक यूरोपीय देशों के आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण में आ जाते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो आज का अमेरिका जो है डेवलप, उस पर भी यूरोप वासियों का, खास करके ब्रिटिश का आधिपत्य हो जाता है। मतलब कहा जाता है ना कि 85% देशों पर
यूरोपवासी कब्जा करते हैं, नियंत्रण वहाँ का प्रशासन को करते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था को करते हैं। मकसद क्या था? बस वही अपने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देना मकसद था। इस प्रक्रिया के अंदर शासित देश को कॉलोनी और उपनिवेश कहा गया। जैसे वो अमेरिका में चाहे भारत में आते थे तो शासित देश हो जाता था उनके ऊपर, जिसको कॉलोनी अपने नामों में पुकारते थे। अगर ब्रिटेन की महारानी बोलेंगे तो भारत को बोलेंगे भारत इंडियन कॉलोनी, यूएस वाला बोलेंगे तो यूएस एक कॉलोनी, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कॉलोनी या उपनिवेश नाम से जाने जाते थे, ठीक है। हम लोग तो अपना देश कहते थे जो हमारे लोग थे, बट जो लोग हमारे यहाँ शासन किए हैं वो लोग क्या कहते थे हम लोग को कि वो मेरा उपनिवेश है, भारत क्या है, मेरा कॉलोनी है। तो इस प्रकार के अंदर शासित देश को कॉलोनी कहा गया। बड़े पैमाने पर यह प्रक्रिया को पनपने के कारण इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहा जाता है। ये प्रक्रिया बहुत, हम बताएं कि 85% दुनिया के 85% देश जो थे वो औपनिवेशवाद में चंगुल में फंस जाते हैं और यही युग को औपनिवेशिक युग कहा जाता है। अमेरिका एवं फ्रांसीसी क्रांति, इससे थोड़ा सा है टॉपिक, उसके बाद हम लोग हमारे नोट्स पे आएंगे, वहाँ हम आपको 20 मिनट से 25 मिनट लेंगे और आपका पूरा एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हर एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन, और खास करके बीपीएससी परमानेंट टीचर में आपको तो यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, और एक बात और है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा एक चैनल, टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया गया है। आप यूट्यूब से आप पढ़ाई कीजिए और उसके बाद आप डेली रात में यहाँ पे क्विज चलता है, तो आप यहाँ से क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 500 प्लस लोग हैं, अभी डाटा नहीं ऑन है इसलिए आपको नहीं शो कर रहा है, बट यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग क्विज डेली करते हैं, तो आप भी यहाँ पे आकर के क्विज कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं क्लास पे। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति। 8वीं सदी में यूरोपीय देशों के शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया गया। अत्याचार, शोषण, अन्याय के खिलाफ लोग एकजुट होने लगे, संघर्ष सफल हुआ और गणतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित हुई अमेरिका एवं फ्रांसीसी में। किस सदी में? तो 18वीं सदी में। स्वतंत्रता और समानता उनके मार्गदर्शक सिद्धांत थे। अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति का मेन क्या था मकसद? स्वतंत्रता एवं समानता। जब हम लोग 9th क्लास और 10th क्लास का अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग यूरोपीय क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, ये सब हम लोग करेंगे, जो आपको 8th क्लास में यहीं से शुरुआत होता है कि अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तो क्यों हुआ था, उसका मकसद क्या था, परिणाम क्या हुआ, तो हम लोग आएगा, उसका भी एक वीडियो आएगा। सारा जो भी हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, ऐसे तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारा स्टैटिक क्वेश्चन, पर्यावरण का, करेंट अफेयर्स का डाला गया है। आप अगर नए हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे सारा तैयारी के अनुसार, सिलेबस के अनुसार जितना हो सकता है उतना हम वीडियो डाल रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट जो हमारा नोट्स है उस पर। तो इस चैप्टर से नहीं हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा हाँ यहीं से स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, कैसे कैसे लोग यहाँ पे अपना कंपनी स्थापित करते हैं, कौन से क्रम में आते हैं, वो हम लोग देखेंगे। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है। जबकि हम बताएं आपको स्टार्टिंग वीडियो में कि यूरोप में जब समुद्री मार्ग की खोज जब व्यापार करने के लिए किया जा रहा था, तो वही कल में 2 खोज चला, एक कोलंबस के द्वारा 1492 में और दूसरा 1498 में। तो 1498 वाला यही भारत पहुंचता है और वही आदमी का नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये कहाँ के रहने वाले थे? तो पुर्तगाल के रहने वाले थे। तो किस दिन भारत को आए? भारत में 17 मई 1498 को आए, जहाँ पे कालीकट केरल का जगह है, वहाँ पे पहुँचते हैं। और कालीकट केरल में वहाँ के तत्कालीन राजा जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया का एक परंपरा है कि कोई भी अतिथि लोग आते हैं तो उनका अच्छे से स्वागत किया जाता है। अतिथि देवो भव के हम लोग पहले से ही पुजारी रहे हुए हैं। तो इसी में क्या होता है
कि इनको जब पथ प्रदर्शक के तौर पे एक क्वेश्चन आता है कि इनको जो वास्को डिगामा के पथ प्रदर्शक के तौर पे जब ये यूरोप से अफ्रीका आते हैं, अफ्रीका से भारत आते हैं, तो उनको एक पथ प्रदर्शक के तौर पे अब्दुल मजीद नाम के एक सहयोग करते हैं व्यक्ति, जो गुजरात वासी थे। कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे। यही इनको सपोर्ट करते हैं, पथ प्रदर्शक करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। उनका नाम क्या था? अब्दुल मजीद था। तो आपको वास्को डिगामा से संबंधित समझ में आ गया। ये अपने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 17 मई 1498 को करते हैं। यहां से क्वेश्चन आप 17 मई को अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जब कंपनी स्थापित होता है तो कंपनी को चलाने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक गवर्नर जनरल का या गवर्नर का पद घोषित किया गया। और हम लोग पढ़ेंगे, ब्रिटिश वाला जब पढ़ेंगे तो उसमें गवर्नर कब हुआ, गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल क्यों हुआ, फिर वायसराय नाम बदला, ऐसे फिर भारत के गवर्नर जनरल बने, तो उस प्रकार से हम लोग भी देखेंगे उसका। लेकिन अभी जो है हम लोग पुर्तगाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ गवर्नर या वायसराय के तौर पर बनाए जाते थे। जो भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। 1505 में भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया जाता है। उसके बाद अल्बुकर्क आते हैं। 1505 से 1509 तक अल्मेडा कार्यरत रहते हैं। उसके बाद 1509 में द्वितीय वायसराय के तौर पे अल्बुकर्क आते हैं। और इनसे संबंधित आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपको एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्या है कि इन्हीं को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली में अल्बुकर्क ऐसे पुर्तगाली थे जो भारत के कुछ क्षेत्रों को जीतते हैं और वहां पे अपना राज्य स्थापित करते हैं, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक के तौर पे जाना जाता है। तो इनका कार्यकाल 1509 से शुरू होता है, द्वितीय वायसराय रहे थे। 1510 में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के शासक किससे? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीतते हैं। और यही गोवा सबसे लास्ट में हमारा पुर्तगाली लोग इसको छोड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो अब आती है बात कि जब ये अल्बुकर्क गोवा को जीतते हैं तो वहाँ पे अपना शासन भी चलाएंगे। अब शासन चलाएंगे, बहुत ज़्यादा क्षेत्र जब बढ़ जाएगा तो कंपनी का क्या होगा? मुख्यालय बनाया जाएगा। तो पुर्तगाली की पहली कंपनी आपको कहाँ स्थापित हुई थी? तो कोचीन में स्थापित हुई थी। अब आइए, जो हम लोग अल्मीडा और अल्बुकर्क और नीनो डी कुन्हा, ये तीन गो इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 से 1509 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, ये भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय बोल सकते हैं इनको। और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, बहुत बड़ा एक योजना चलाया जिसका नाम ब्लू वाटर पॉलिसी दिया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था ब्लू वाटर पॉलिसी का कि भारत के अरब क्षेत्रों में, हिंद महासागर क्षेत्रों में, जो हिंद महासागरीय जलवायु मार्ग है, जल मार्ग है, उस पे अपना राज्य स्थापित या शासन स्थापित करना। यहाँ पे किसी और लोग अन्यथा नहीं आए, अगर आता है तो उस पे हम लोग अटैक करेंगे या कुछ अपना ये करेंगे, नियंत्रण करेंगे। तो वही था हिंद महासागर क्षेत्र को कब्जा करना, ताकि उसमें कोई गतिविधि हमारा स्वतंत्र हो, किसी दूसरे का अधिकार न हो। इस अधिकार को, इस पॉलिसी को क्या कहा जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। चलाने वाला कौन था? पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा था। दूसरा जो आता है 1509 से 1515 तक रहते हैं अल्बुकर्क, मतलब 6 साल रहते हैं। ये रहते हैं 4 साल, 4 के बाद 2 जोड़ दीजिए तो ये रहते हैं 6 साल। 1509 से 1515 तक वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। ये पहला राजधानी एक कोचीन में स्थापित करते हैं। बोला जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री किसने स्थापित किया? तो आप क्या नाम दीजिएगा? अल्बुकर्क। तो ये वास्तविक संस्थापक के तौर पे इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि कंपनी को ये स्थापित करते हैं, प्लस में कुछ क्षेत्रों को जीतते हैं, भारतीय क्षेत्रों को। जो 1510 में आदिल शाह
कि गोवा को छीना और 1961 में पुर्तगाली ने इसे आज़ाद किया। भारत की आज़ादी 1947 में होता है, लेकिन हमारा जो गोवा है पुर्तगाल से 1961 में मुक्त किया जाता है। समझ रहे ना। तो सबसे स्टार्टिंग में भी कौन आया तो पुर्तगाली 1510 में इसको जीता और कब्जा किया, और सबसे अंत में भी छोड़ करके जाने वाले पुर्तगाली ही थे, क्योंकि भारत में अंग्रेज पुर्तगाल के बाद आए और 1947 में चले गए, लेकिन 1961 तक रहे। वो कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है। कुछ और है, क्योंकि जब पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क जब थे तो उस समय इनका प्रभाव इसलिए ज़्यादा होता था क्योंकि ये अपने कंपनी के विस्तार के लिए भारतीय लोगों से कुछ तालमेल भी बैठा करके काम किया करते थे। इन्होंने विवाह नीति को अपनाया कि क्या किया कि भारतीय कन्याओं जो होती थी उनसे विवाह करने की परंपरा किया। बोला कि पुर्तगाल वासी जितने भी हो वो भारतीय लोग से शादी करो, संबंध स्थापित करो, ताकि हमारा जो है घर जैसा लगने लगे या उन लोग को भी अपना जैसा लगने लगे। तो विवाह नीति के संबंध में 3G कहा जाता है कि 3G की पॉलिसी अपनाया। 3G मतलब 3 गो जी फॉर गॉड, जी फॉर गोल्ड और जी फॉर ग्लोरी। गॉड कहने का मतलब है कि अपना विवाह स्थापित करोगे, संबंध स्थापित करोगे तो अपना धर्म का प्रचार प्रसार करोगे, मतलब अपने ईश्वर की प्रसार प्रसार करो। और पुर्तगाली किस धर्म को मानने वाले थे? तो ईसाई धर्म को मानने वाले थे। यहाँ गोल्ड का मतलब है धन। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मुनाफे के तौर पे सामान ले जा करके, मसाला जो है या कच्चे माल है वो सब को ले जा करके अपने बाजार में बेचेंगे, धन अर्जन करेंगे। तो गोल्ड का मतलब, कहने का मतलब यहाँ है धन का संग्रह करना या कमाना। दूसरा है ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब जब हम लोग अच्छा काम करेंगे, उन लोग के नज़र में अच्छा बनेंगे तो ग्लोरी अपना प्रतिष्ठा बनेगा और उस प्रतिष्ठा के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया। गोवा को जो अल्बुकर्क ने जीता था उसी को नीनो डी कुन्हा ने राजधानी बनाया। गोवा को जब राजधानी बनाते हैं तो उसमें 2 क्षेत्र आता है, 1535 और 1559। 1535 में ये दीव को भी जीत लेते हैं और 1539 में दमन को भी जीत लेते हैं। ये सब जिसका राजधानी सिलवासा भी आप जानते भी हैं। और इसी को 1961 में गोवा के साथ छोड़ करके चले जाते हैं। तो मतलब दमन दीव, गोवा के साथ दमन दीव कहाँ तक, कब तक था? तो 1961 तक पुर्तगाली के हमारे कब्जे में था। ठीक है। नीनो डी कुन्हा ने ही प्रिंटिंग प्रेस और कुछ फल और खाद्य पदार्थ जैसे अनानास हो जाता है या फिर पपीता होता है या फिर पपीता के साथ साथ अब और क्या बोल सकते हैं, कुछ ऐसे ऐसे तंबाकू। हाँ देखिए, तंबाकू का भी जो प्रसार जो आया था, तंबाकू लाने वाले भी पुर्तगाली थे। तो ये सब जो है खाद्य पदार्थ या फल फूल, ये सब नीनो डी कुन्हा के द्वारा लाया जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि भारत में किसके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को लाया गया, तो पुर्तगालियों थे। पुर्तगाली में कौन थे? तो नीनो डी कुन्हा। यही था, पुर्तगाल हमारा समाप्त हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डच और हॉलैंड, इसके बारे में जानेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होता है और पहला डच यात्री कार्नेलियस हाउटमैन आते हैं 1596 में, और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करते हैं। तो जो पहला डच यात्री जो आए थे कार्नेलियस हाउटमैन, ये हमारा जो भारत का जो प्रसार प्रसार था ना, वो आपका बहुत ज़्यादा दूर एरिया में था। यहाँ तक कि जो इंडोनेशिया तक हमारा प्रचार मतलब ये फैला हुआ था क्षेत्र। तो वहीं इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पहुंचते हैं कौन? कार्नेलियस हाउटमैन, जो पूर्वी एशिया क्षेत्र में ज़्यादा अपना व्यापार फैलाते हैं। इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़्यादा चला गया था कहाँ बताएंगे, वो ज़्यादा चीन के क्षेत्रों में या भारत के पूर्वी इलाकों में ज़्यादा इनका प्रसार था। इन्होंने जो अपना दूसरी फैक्ट्री खोला, पहला फैक्ट्री आपका मसूलीपट्टनम 1605 में खोलते हैं और दूसरा फैक्ट्री पुल्लीकट में खोलते हैं। ये कपड़ों का मुख्य व्यापार करते थे, इसलिए इनको क्या बोला जाता था, ये कपड़ों के लिए इनको ज़्यादा जाना जाता था। तो इनका ज़्यादा अस्तित्व तो नहीं आया था, बस कब आए हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सजाने के क्रम में आएगा कि कौन कौन से कंपनी कब आए, उसका क्रम आपसे पूछता है। तो जब क्रम पूछेगा तो उसमें आपको कंपनी की स्थापना आपको नहीं याद रहेगा तो आप कंफ्यूज कीजिएगा। तो पहले कौन आए?
पहले आ गए पुर्तगाली। उसके बाद डच 1602 में अपना कंपनी स्थापित करते हैं। तो कंपनी स्थापना के क्रम में भी आपको क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हम आपको टाइम लेंगे लेकिन यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपको। पहला क्वेश्चन आपको देगा कि कौन कौन से लोग यूरोपीय में कौन कौन पहले आते हैं भारत में। ये पहले आपको 4 का ऑप्शन दिया रहेगा, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली। आपको कहेगा कि सजाइए इसको क्रम के तौर पे। और दूसरा क्वेश्चन इससे यहाँ से बनता है कि कंपनी स्थापना के क्रम बताइए, कि कंपनी स्थापना के क्रम क्या क्या था। तो इसलिए हम आपको इसको डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो आप कंफ्यूज ये चाहे ज़्यादा बोर मत होइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से बनने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रख करके आप लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो पहला डच यात्री कौन थे? तो कार्नेलियस हाउटमैन थे। कब आए थे? तो 1596 में आए थे। फैक्ट्री 1602 में स्थापित किए। कहाँ आए थे? तो इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप पे पहुंचे थे। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता है। कहाँ है? जकार्ता है। तो डच हॉलैंड, नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? तो हॉलैंड था। तो पहले उसको हॉलैंड या डच बोला जाता था, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये तीनों देश का एक ही देश का नाम है। नीदरलैंड आज का नाम है, हॉलैंड और डच इसका प्राचीन नाम है। तो प्रथम व्यापारिक कोठी इन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया? मसूलीपट्टनम में स्थापित किया, ठीक है। और दूसरा व्यापारिक अपनी कोठी चिल्का के पास पुलिकट में स्थापित किया था। डचों का भारत में पतन 1759 को अंग्रेजों के साथ हुए बेदरा के युद्ध से समाप्त हो गया। तो आपको बेदरा के युद्ध बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किसके किसके बीच में हुआ था? तो डच और अंग्रेज। तो अंग्रेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नीचे पढ़ेंगे। तो डच आते हैं और अपना अधिकार फैलाते हैं, तो अंग्रेज को दिक्कत होता है, तो युद्ध होता है। और बेदरा के युद्ध जो होता है 1759 में, यहीं से डचों का पतन होता है और वो यहाँ भारत छोड़ करके भागने लगते हैं। जानबे करते हैं कि कोई एक जंगल में एक ही शेर रहेगा, तो शेर जो ज़्यादा बलवान रहेगा वही टिकेगा, कमज़ोर शेर को वहाँ से पलायन करना ही होगा। अब आते हैं हम लोग ब्रिटिश अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे। इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये करीब 200 सालों तक ये सब शासन किए हैं। तो कैसे कैसे किए हैं, तो क्या क्या पहले आने के क्रम में किए, तो उसके बारे में हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक बच्चा के द्वारा इधर जो था नोट्स, उसी पे पेन चला दिया गया, तो उसको आप अन्यथा नहीं लीजिएगा ये वाला पार्ट पे। फिर भी आपको पता चल रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा। क्या होता है कि 1603 में जो ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उनका मृत्यु हो जाता है और उन्हीं के पुत्र जेम्स प्रथम पहले पुरुष राजा बनते हैं। जेम्स प्रथम क्या होते हैं? ब्रिटिश के राजा बनते हैं 1603 में, और कंपनी स्थापना करने का श्रेय वहाँ पे करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना इंग्लैंड में 1600 में 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया। अधिकार पत्र में ये अधिकार दिया कि पूर्वी भाग में, मतलब यूरोप के पूर्वी भाग में आप जा करके आप व्यापार प्रसार कर सकते हैं। तो जब व्यापार प्रसार करेंगे और अधिकार पत्र मिल जाएगा तो किसी को तो भेजा जाएगा। तो उस समय हमारे इंडिया में मध्यकालीन भारत में अकबर का शासन चल रहा था, अकबर का कार्यकाल चल रहा था। तो आपके क्वेश्चन एक पूछता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है तो उस समय भारत में किस राज्यवंश का शासन चल रहा था? मुगलों में किसका? तो अकबर का चलता था। उस समय किसका चल रहा था? तो अकबर का चल रहा था, ठीक है। क्योंकि 1600 में कौन थे? मुगल काल में अकबर रहेंगे, तो इसलिए अकबर का कार्यकाल चल रहा था। अब नेक्स्ट देखिए कि जब अधिकार पत्र मिलता है तो अधिकार पत्र को लेकर के वो कहाँ पहुँचते हैं? भारत। तो भारत जब पहुँचेंगे तो अधिकार पत्र पर राजा साइन करते थे और किसके नाम से जा रहा है वो उद्देश्य लिखा हुआ रहता था। तो भारत के शासक अकबर के नाम से फरमान लेकर के प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ भारत आते हैं और
किसके नाम से लाते हैं? तो अकबर के नाम से लाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अकबर का कार्यकाल चल रहा है। उसी पर बीच में क्या होता है कि 1608 में अकबर की मृत्यु हो जाता है। 1608 में मृत्यु हो जाता है और अकबर के बाद वहाँ पे जहांगीर का कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। तो चले तो थे अकबर के नाम के फरमान लेकर के, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं तो शासक चेंज हो जाते हैं और जहांगीर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मुगल दरबार में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मुगल दरबार में जाने वाला, मतलब अंग्रेज जो आने वाला था प्रथम व्यक्ति, वो कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। ये कब आया था? 1608 में। और दूसरा जो व्यक्ति था, दूसरा अंग्रेज जो मुगल दरबार में आने वाला था, वो सर टॉमस रो था। ये 7 साल बाद 1615 में आता है। 1608 में कौन आते हैं? तो कैप्टन हॉकिंस आते हैं, वो जहांगीर के दरबार में आते हैं। उनके बाद दूसरा सर टॉमस रो 1615 में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। थॉमस एडवर्ड के अधीन जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में 1613 ईस्वी में अनुमति दी प्रथम व्यापारिक कोठी खोलने की, लेकिन कुछ वजह से वहाँ पे 1613 में बाद में जहांगीर खीस में आकर के इसको भंग कर देते हैं, अनुमति को नष्ट कर देते हैं और सूरत में कंपनी इसका नहीं खुल पाता है। उसके परिणाम स्वरूप 1611 में ही मसूलीपट्टनम में इसका कोठी खुलता है। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हम कंफ्यूज आप लोग को कर दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप 1 मिनट आप टाइम दीजिए। देखिए क्या हुआ था ना कि 1608 में जब आते हैं सर टॉमस रो, तो अपना जहांगीर से बात करते हैं। जहांगीर से बात करने के समय में वो क्या करते हैं कि कंपनी स्थापित करने के लिए उनसे फरमान जारी करवाते हैं। तो सर टॉमस रो 1608 में ही किससे? जहांगीर से अधिकार पत्र ले लेते हैं सूरत में कंपनी खोलने का, कंपनी स्थापित करने का। बट किसी भी कारण से व्यापार में दखल देने की वजह से सर टॉमस रो पर थॉमस एडवर्ड पे खीस में आ जाते हैं जहांगीर और इसको नहीं अनुमति देते हैं। तो इसी परिणाम में 1608 में जो अधिकार मिला था वो 1613 में जाकर के फिर उनको जहांगीर को मना करके स्थापित करते हैं। इससे पहले सबसे प्रथम व्यापारिक कोठी ब्रिटिश ने 1611 में मसूलीपट्टनम में जाकर के खोल लेते हैं, क्योंकि सूरत पे किसका निगाह था? जहांगीर का निगाह था और वहां से वो चिढ़ा हुआ था अंग्रेजों से, तो इसलिए नहीं खोलने देता है। तो 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं, फिर दूसरा कोठी 1613 में वही सूरत में वो स्थापित करते हैं। तो पहला स्थापित करने का जो प्रक्रिया था सूरत में चलता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है, तो मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित किया जाता है। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ चार्ल्स द्वितीय ने विवाह करते हैं और दहेज में बम्बई राज्य को दे दिया जाता है। तो पुर्तगाली से ज़्यादा अंग्रेज लोग 1600 के आसपास ज़्यादा शासन करने लगते हैं, जिसके वजह से पुर्तगाली और अंग्रेज़ों के बीच में संघर्ष चलता है। पुर्तगाली अपने आप को कम महसूस करते हैं ताकत में, तो क्या करते हैं कि अंग्रेज के साथ संबंध स्थापित करने लगते हैं ताकि हम लोग भी मिलजुल करके व्यापार कर सके। तो उसी समय में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा ने यहाँ क्या बोला जाता है, ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह करते हैं और बम्बई को दहेज में देते हैं। किसको? बम्बई को दहेज में देते हैं। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। यहाँ भी आइए। 1600 इनका शादी कब हुआ था? तो 1661 में हुआ था। ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ शादी करते हैं 1661 में, और बम्बई राज को दहेज में जो मिलता है उसको वो 7 साल बाद 1668 में 10 पाउंड की वार्षिक कर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई सौंप देते हैं। कब सौंपते हैं? 1668 में। उनको दहेज में मिला था कब? शादी में। शादी कब हुआ था? तो 1661 में हुआ था। ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए।
उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज को खदेड़ कर हुगली क्षेत्र से बाहर कर देते हैं। एक औरंगजेब का एक पहल होता है कि ज़्यादा अंग्रेज लोग क्या होते हैं कि हुगली क्षेत्र में दखल देने लगते हैं। और हुगली क्षेत्र कहने का मतलब मुगलों का क्षेत्र होता है। तो औरंगजेब जब इस अवधि में आते हैं तो इनसे चिढ़ करके हुगली क्षेत्र में अंग्रेजों को खदेड़ करके बाहर कर देते हैं। तब 1668 में सर जॉर्ज चाइल्ड के संघर्ष से पराजित कर सर जॉन दोनों के बीच संधि हो जाती है और जुर्माना भर करके उन्होंने क्या करते हैं कि वहां से हुगली से बाहर निकल जाते हैं। कौन? अंग्रेज लोग। क्योंकि उस समय औरंगजेब का शासन था और औरंगजेब एक ताकतवर शक्तिशाली शासक में से गिना जाता है मुगलों का। हाँ तो ठीक है, हुगली से खदेड़ करके अंग्रेजों को बाहर करने वाला कौन शासक थे, कौन मुगल शासक थे? तो उनका नाम औरंगजेब था। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि बाद में वो जुर्माना भर करके क्षमा मांग करके अपना कार्य को प्रस्तावित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जिसके क्रम में उन्होंने 3 अपना केंद्र स्थापित किया था। पहला फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में था, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में था और फोर्ट लुई जो पांडिचेरी में था। ये 3 जगह पे अपना मुख्यालय स्थापित करते हैं। कौन कौन? फोर्ट विलियम कहाँ था? कलकत्ता में। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में और फोर्ट लुई पांडिचेरी में। लुई पांडिचेरी, जॉर्ज मद्रास और विलियम कलकत्ता। आप याद रखिएगा, ये फोर्ट तो सब में है। किलाबंदी करते हैं। क्या हुआ था ना कि अंग्रेज लोग क्या किया कि पहले अपने व्यापार को फैलाने से पहले क्या करते हैं कि अपना एक केंद्र स्थापित करते हैं ताकि हमारे जो भी नज़र में आए, हमारे क्षेत्र में आएगा तो उस पर हम लोग नियंत्रण कर सके, अच्छे से उसको स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर सके। तो इसलिए उन लोग 3 क्षेत्रों में अपना किलाबंदी करते हैं। फोर्ट मीन्स क्या होता है? किला। और किलाबंदी 3 जगह पे करते हैं। पहला पूर्व में कलकत्ता में करते हैं जिसका नाम फोर्ट विलियम था। उसके बाद दक्षिण पूर्व में करते हैं मद्रास में, जहाँ पर उसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज दिया। और पश्चिम के क्षेत्रों में फोर्ट लुई, जहाँ पे पांडिचेरी अभी है, वहीं पे फोर्ट लुई बना करके 3 किला बना करके किलाबंदी कर देते हैं और व्यापार प्रसार को फैलाने के लिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हम लोग कि जब ये दूसरे के क्षेत्र में जाएंगे तो पांडिचेरी में कौन था? पांडिचेरी में इधर क्या था? या मद्रास में कौन था? तो फ्रांसीसी कंपनी आपको आया हुआ था। तो फ्रांसीसी कंपनी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो और बाद में हम देखेंगे फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में संघर्ष होगा। जब एक दूसरे के क्षेत्र में जाइएगा तो क्या होगा? संघर्ष ही होता है। आज भी जो है कावेरी जल विवाद 2 राज्यों के बीच का संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। तो बहुत ऐसे मुद्दे होते हैं जो दो व्यक्तियों या 2 राज्यों के बीच का संघर्ष हुआ करता था। तो वैसे ही ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में होता था। डच और ब्रिटिश के बारे में आपको बताया ही दिया कि वेदरा के युद्ध के बाद पतन हो जाता है डचों का और वो यहाँ से पलायन करने लगते हैं। तो हम लोग फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना से संबंधित पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसी पे बात करेंगे। क्या होता है कि लुई 14वां का कार्यकाल चल रहा था तो उसी समय भारत में फ्रांसीसी कंपनी आती है। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में भारत में होता है और प्रथम फैक्ट्री सूरत में 1668 में 4 साल बाद करते हैं और सेकंड जो है फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1 साल बाद 69 में करते हैं और भारत में 1673 में पांडिचेरी को कब्जा कर लेते हैं और 1954 में स्वतंत्रता के बाद तक रहते हैं। फ्रांसीसी हमारे यहाँ पांडिचेरी पर कब्जा 1954 तक किए हुए थे। कब तक किए हुए थे? 1954 तक। हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन पांडिचेरी तक में कब्जा फ्रांसीसी का 1954 तक किए हुए थे क्योंकि हमको दिक्कत सिर्फ अंग्रेज से था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनको भी यहाँ छोड़ करके जाना पड़ा क्योंकि जो वो बेनिफिट यहाँ से लेंगे वो भारतीय यहाँ के बेरोजगार हैं बहुत लोग, तो वही अपना काम संभालने लगे और बाद में सबको यहाँ से खदेड़ दिया गया। तो आप कंपनी की स्थापना से याद रखिए कि पहली कंपनी 1668 में सूरत में, दूसरी कंपनी 1669 मसूलीपट्टनम में और पांडिचेरी पर कब्जा कब करते हैं? तो 1673 में और 1 साल बाद 74 में चंद्रनगर, माही, कारीकल भी इनके कब्जे में आ जाता है। कारीकल जो पुरुषपुर के करीब है,
तो ये 3 क्षेत्र भी चंद्रनगर, माही और कारीकल को भी 1674 में फ्रांसीसी अपने अधीन कर लेते हैं। यहाँ से मेन आपको क्वेश्चन क्या रहेगा कि फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना कब हुआ? 64 में। प्रथम कंपनी कहाँ खुला? सूरत में। कहाँ? सूरत में। कब? तो 68, 4 साल बाद। दूसरा मसूलीपट्टनम, तो दूसरा से नहीं पूछता है आपको। 2 क्वेश्चन यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा। कौन कौन? फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना 1664 में, कंपनी कहाँ खुला? तो सूरत में 1668 में, और पांडिचेरी पर वो कब्जा कब करते हैं? तो 1673 में। हो सकता है पूछ देगा कि पांडिचेरी कब मुक्त होता है फ्रांसीसी से? तो 1954 में। और ज्यादा डीप में अगर आप पूछेगा बीपीएससी के तौर पे तो चंद्रनगर, माही और कारीकल से भी पूछ सकता है। कहेगा कि इन 3 जगह पर किसका शासन था? तो आप बोल सकते फ्रांसीसियों का था। थोड़ा सा पानी पीते हैं। हाँ, जो हम आपको समझा रहे थे वही समझा रहे थे कि जब एक दूसरे के कब्जे में जाएंगे, कब्जे वाले क्षेत्र में जाएंगे तो क्या होगा? संघर्ष होगा। स्वाभाविक बात है कि आपके जमीन पर कोई दूसरा कोई हक जमाएगा या व्यापार करेगा तो आप उसको छोड़ नहीं दीजिएगा। सेम वही प्रोसेस हुआ। आप इसी चीज को लीजिए फ्रांसीसी और ब्रिटिश के साथ। एक दूसरे अपने प्रभुत्व के दौरान अंग्रेज और फ्रांस के बीच संघर्ष होता है, तो जिनमें बहुत भयानक संघर्ष होता है और 3 संघर्ष होता है, 1 2 नहीं 3 संघर्ष होता है। तो उसको हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईस्वी, संधि और कब हुआ था और कारण। तो पहला कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक के क्षेत्र में फ्रांसीसी का ये ज़्यादा वर्चस्व था, तो उस क्षेत्र में जब फोर्ट लुई का जो किला पांडिचेरी में स्थापित किए थे तो उसके दौरान संघर्ष हुआ था, तभी स्थापित हो पाया था। तो पहला जो हुआ था संघर्ष कर्नाटक का प्रथम युद्ध के तौर पे जाना जाता है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध किन दोनों के बीच में हुआ? फ्रांसीसी और ब्रिटिश, इंग्लैंड। ठीक है ना, आप इसको आप याद रखिए। कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुआ? फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हुआ। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 2 साल तक रहा। और एक चीज आप यहीं से याद रखिए, क्योंकि यहां से संधि भी, कारण भी और विशेष भी यहां से आपको संबंधित रहेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कब हुआ और कौन से संधि के द्वारा खत्म हुआ। तो ये 2 को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम कैसे हम लोग याद करेंगे इसको। तो कोई याद नहीं, आप कहिएगा कि सब आप यादें करने के लिए बोलते हैं, तो याद ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। लॉजिक थोड़ा सा सोचिएगा तो आपको याद हो जाएगा। 1746 से 1748 तक क्या होता है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है। कारण था क्या कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के बीच में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध चल रहा था, तो उसी से प्रभावित था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। जब बाहर आपका कोई क्षेत्र लड़ेगा तो आप घर में भी आकर के उससे लड़िएगा ही लड़िएगा। तो ये फ्रांस और ब्रिटेन में बाहर चल रहा था, दोनों देश में लड़ाई, तो ये दोनों का कंपनी भारत में था, तो यहाँ भी उसका असर पड़ा और यही कर्नाटक का प्रथम युद्ध का कारण बना। तो 48 में ये समाप्त होता है एक संधि के द्वारा। उसका संधि का नाम था एला-सापल। तो स्वाभाविक बात है कि जब लड़ाई खत्म होगा तबे आपका क्या होगा? संधि होगा। तो 76 से 48 में खत्म होता है, तो 48 में संधि हो जाता है। कौन सा संधि? एला-सापल संधि। और इस युद्ध के तत्कालीन काल में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले थे, नापोलियन थे, ठीक है ना। और छोड़िए, ये सब ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, बस वही संधि और काल आप याद रखिए। नेक्स्ट होता है कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 1754 तक। ये 5 साल तक चलता है। पहला 2 साल, दूसरा 5 साल और तीसरा 7 साल चलता है। तो स्टार्ट होता है 48 में समाप्त होता है, तो फिर वही साल 1 साल बाद स्टार्ट हो जाता है 49 में और 5 सालों तक चलता है। इसका कारण था हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए 2 गुटों का निर्माण होना। जब हैदराबाद पे कब्जा कर लेता है निजाम पे, तो क्या होता है कि अंग्रेज और फ्रांस 2 गुट बनते हैं कि हम कब्जा करेंगे, वो कहता था कि हम कब्जा करेंगे। इसी के लेकर के क्या होता है 5 सालों तक संघर्ष चलता है। तो यही 54 में समाप्त होता है और यही 54 में संधि होती है। तो 54 के 1 साल बाद संधि होती है 55 में। बस यही को आप याद रखिएगा। 1 साल बाद कर्नाटक के द्वितीय में, 1 साल बाद पांडिचेरी की संधि से समाप्त होता है। कर्नाटक के तीसरा युद्ध
क्या था कि 56 से 63 तक 7 साल, तो 7 साल जो हुआ यही आप कारण को याद रखिए। 7 वर्ष मतलब सप्तवर्षीय युद्ध, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। 56 से 63 साल, 63 तक, 1756 से 1763 तक चल रहा था। तो इस युद्ध का कारण हमारा कर्नाटक का तीसरा युद्ध को जन्म देता है, जो पेरिस की संधि, पेरिस में जो संधि हुआ था ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में, वही संधि से भारत का कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी समाप्त हो जाता है। 63 में समाप्त होता है, 63 में संधि होता है। तो आपको पहला भी वही है, जब खत्म हो रहा है तो उसी साल संधि हो जा रहा है, लास्ट भी वही है, जब खत्म हो रहा है तभी संधि हो जा रहा है। लेकिन दूसरा में 1 साल बाद संधि होता है। मनमुटाव चलते रहता है कि हैदराबाद को हम कब जाएंगे, वो कहता था कि हम कब जाएंगे, लेकिन 1 साल बाद इसको कुछ हिस्सा को बंटवारा करके अंग्रेजों को दे करके फ्रेंच गुट और अंग्रेज गुट के बीच में दोनों का समझौता होता है, और फिर पांडिचेरी के संधि से इस युद्ध को समाप्त किया जाता है। तो अच्छे से आप इसको एक बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, आपका सारा डिटेल दे दिया गया है। थोड़ा सा पाइए, अब आइए जो हम आपको बीच स्टार्टिंग में बताए थे उसी चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको, ताकि यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको फिक्स इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो क्या यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कंपनी के आगमन का क्रम। तो कंपनी के आगमन का क्रम हम लोग पहले देखते हैं, कौन कंपनी पहले आया और स्थापना कैसे किया, कौन पहले किया। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो कंपनी है भारत में आने वाली सबसे पहली कंपनी है, ठीक है। स्थापना भी यही सबसे पहले करता है। क्यों? क्योंकि आप पढ़े हैं कि 98 में कालीकट में वास्को डिगामा आते हैं और ये जाते हैं, फिर दोबारे कौन आते हैं, फिर दोबारा लौट करके आते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार वो जाते हैं तो यहाँ से मसाला को ले जाते हैं और मसाला में इनको 60 गुना का मुनाफा मिलता है। कितने गुना का मुनाफा मिलता है? 60 गुना का मुनाफा इनको और ललायित करता है, लालच पैदा करता है, और ये फिर 1 साल बाद आते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना प्रथम कोठी के तौर पे कोचीन में किया जाता है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि आगमन का क्रम। पहले आगमन के क्रम में क्या है कि पहले पुर्तगाल आए 1498 में, दूसरे डच हॉलैंड या जिसको नीदरलैंड बोलते हैं वो 1595 में आए भारत के इंडोनेशिया क्षेत्र में। अंग्रेज तीसरे नंबर पे आते हैं 1600 में, और चौथे नंबर पे आते हैं आपके फ्रेंच 1664 में। फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी, फ्रेंच का मतलब क्या है? फ्रांसीसी, ठीक है। तो आपको यही 4 ऑप्शन दे करके आपको क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इस क्रम को याद रखिए। पहले कौन आए? पुर्तगाली 1498, डच 1595, अंग्रेज 1600 और फ्रेंच 1664। अगर आप इस तालिका को याद कीजिएगा तो आप क्रम में सजाने में थोड़ा भी आपको देरी नहीं रहेगा, ना कोई डाउट रहेगा। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कंपनी स्थापना का क्रम। तो कंपनी का स्थापना, जब कंपनी आएगा तो स्थापना करेगा। तो पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आने वाली भी कंपनी थी और स्थापना करने वाली भी कंपनी थी। तो एक कोचीन में 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करती है। उसके बाद दूसरी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अधिकार पत्र मिलने के बाद, और सूरत में 1608 में स्थापित करने का कोशिश करती है, बट नहीं हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप याद रखिएगा कि मसूलीपट्टनम में ये स्थापित 1611 में करती है, ठीक है। लेकिन उसका कब मिल गया था? मिल गया था, अधिकार मिल गया था 1608 में, लेकिन बीच में मनमुटाव हो जाता है शासक से, मुगल सम्राट से, और वो रद्द कर देते हैं फरमान को, और फिर वो 1611 में मसूलीपट्टनम में सूरत से भाग करके स्थापित करते हैं। क्योंकि यहाँ तो व्यापार उनको करना था, राजा खुश करने थोड़ी आया था, तो किसी भी तरह से अपना स्थापित किया। तीसरा कंपनी डच था, जिसको आप डेनिश भी बोला जा सकता है, डच नहीं सॉरी डच ही बोलिए, डेनिश दूसरा है। तो डच आपको 1602 में आया, ये अपना कंपनी मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित करते हैं। फिर डेनिश आते हैं 1616 में स्थापित करते हैं, और फ्रांसीसी 1664 में स्थापित करते हैं। तो पुर्तगाली और फ्रांसीसी ये हमेशा लास्ट में होंगे।
पुर्तगाली स्टार्ट में, फ्रांसीसी लास्ट में। आप अंग्रेज और डच में कंफ्यूजन कीजिएगा, क्योंकि अंग्रेज देखिए आते हैं बाद में, डच से आते हैं बाद में, लेकिन डच से पहले कंपनी का स्थापना करते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन होता है कि डच आते तो हैं पहले, लेकिन अंग्रेज के बाद स्थापित कंपनी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप डच को लेकर के आप याद रखिएगा कि अंग्रेज के बाद में कंपनी स्थापित किए थे, तो आपका ये 2 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो एक कार्यकाल जो हम बता रहे थे कि 1498 में आपके वास्को डिगामा आए थे, उसके बाद 1 साल बाद 2 साल बाद पेड्रो अल्बरेज को भेजा जाता है 1500 में। जब हम 60 गुना मुनाफा करते हैं तो वहाँ के लोग प्रभावित होते हैं कि इतना मुनाफा है तो हम भी जाएंगे, तो वही दूसरे आने वाले पुर्तगाली कौन थे, तो पेड्रो अल्बरेज थे, और तीसरे वही फिर वास्को डिगामा को भेजा जाता है, और फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऐसे कर करके कंपनी का विस्तार होता है। तो यही हम लोग पुर्तगाली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सबके बारे में, और पुनर्जन्म के बारे में हम लोग, पुनर्जागरण के बारे में हम लोग सारा संपन्न कर लिए इस क्लास में। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, ये भी हम लोग का इसमें हो गया। देखिए हम लोग जो पढ़े उसमें कौन कौन सा चैप्टर हो गया, कब और कहाँ कैसे खोज में था, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ग्रामीण जीवन और समाज में क्या था, वो भी हो गया। ऐसे नोट्स आप PDF कहिएगा तो आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड कर देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। बशर्ते आप क्या कर देना है, आपको एक मैसेज कर दीजिएगा, PDF आपको लेना होगा। तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ 1857 का विद्रोह हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे, और ये वाला नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो नेक्स्ट हिस्ट्री का क्लास करेंगे वो करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। उसके बाद हम लोग 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। सिलसिलेवार चलेंगे तो हम लोग का आसानी से कवर हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि 1857 के विद्रोह के बाद आपको क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पे 1885 से 1947 तक है। तो ये आपको भी हम सारा PDF तैयार है, बशर्ते हमको मौका नहीं मिल रहा है, और प्लस में आप लोग का जो रुचि देखते हैं उसी के अनुसार हम वीडियो बनाते हैं। अगर ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ज़्यादा आप लोग व्यू दीजिएगा, तो हम भी मोटिवेट होकर के आपको डेली वीडियो और बहुत पहले आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो आप एक ही काम कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब करवाइए लोगों से और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो उनको भी फायदा पहुंचेगा। चलिए इसको वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं करंट अफेयर्स का सेशन में।